Good morning, class 8. Today we are going to start a new chapter, that is traders to rulers. ये चैप्टर जो है, इससे पहले आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है, वी हैव फिनिश्ड 4 चैप्टर्स, और अगला जो 3-4 चैप्टर है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो आप 18th सेंचुरी इंडिया में कैसे मुग़ल का डिक्लाइन हुआ, राइज ऑफ रीजनल पावर्स एंड मराठास एंड ऑल दैट वी हैव रेड, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली. अब हम लोग जब ये डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में एक सेंट्रल अथॉरिटी का, उसके बाद मराठा बहुत तेज़ी से उभर रहे थे, लेकिन फिर वो डाउन हो गए कैसे अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बाद. तो उसके बाद इंडिया में कोई सेंट्रल फिगर नहीं रहा, और हिस्टोरिकली दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो यूरोपियंस है वो इंडिया की तरफ आए, और फिर बाद में जो उसके बाद का टाइम है उसमें यूरोपियंस ने इंडिया पे कब्ज़ा किया, इंडिया को खेल का मैदान बनाया अपना, और यहाँ पे लूट खसोट का बाजार गर्म किया. दैट वी आर गोइंग टू रीड इन चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, चैप्टर 7. उसके बाद हम लोग चैप्टर 8 में ग्रेट अपराइजिंग है. तो ये जो 3 चैप्टर है, ये कहानी आपको ब्रिटिश की कहानी है कि हाउ डिड ब्रिटिश कम टू इंडिया, और कैसे इंडिया आए, और इंडिया में कैसे उन्होंने एक छोटी सी कंट्री है, 2-3 आइलैंड है, आप लोगों ने मैप में देखा होगा, और वो उतनी दूर से आकर और कैसे इंडिया में इतने बड़े कंट्री पे कैप्चर किया, कब्ज़ा किया उन्होंने. हाउ डिड दे कम, हाउ डिड दे वर एबल टू कैप्चर इंडिया. तो ये सारा जो स्टोरी है वो इस चैप्टर में स्टार्ट होता है. उसकी कुछ चीज़ें हैं जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी हैं कि कुछ कमियां क्या थी इंडियन रूलर्स की. तो ये जो चैप्टर है ट्रेडर्स टू रूलर्स, ये ट्रेडर्स मतलब होता है बिजनेसमैन. आप यहाँ देखेंगे बिजनेस जो करते हैं लोग, मतलब बिजनेस कैसे करते थे, कहीं का सामान लेकर गए, आमतौर पे क्या करते हैं, एक जगह का सामान लेकर दूसरे जगह हम लोग ले जाकर उसको ज़्यादा कीमत में बेचते हैं, तो उससे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं. रूलर्स मतलब हो गया जो रूल करने लगे, जो उसके ऊपर पॉलिटिकली भी, ये हो गया इकोनॉमिकली ओवर पावर करना धीरे धीरे, और ये हो गया पॉलिटिकली मतलब लॉज बनाने लगना, उसके सोसाइटी को इम्पैक्ट करने लगना, उसके एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करने लगना. तो ये एक्चुअली जो बात हो रही है ट्रेडर्स टू रूलर्स. तो आप लोग याद करोगे राइज ऑफ रीजनल पावर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, गोल्डन फरमान. ये गोल्डन फरमान हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले. गोल्डन फरमान में जो लेटर मुगल्स थे, वहाँ पर उसके दरबार में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश एक फरमान अप्रूव करा लिया कि हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करने की इजाज़त होगी, और उसमें ड्यूटीज़ भी, जो टैक्स है वो भी बहुत कम देना पड़ेगा, नहीं के बराबर देना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन था, इसीलिए मैंने उसी टाइम में आपको कहा था, पिछले वीडियोज़ में देखेंगे कि गोल्डन फरमान का इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. तो गोल्डन फरमान के लिए ये जो आए यहाँ पे रीजनल पावर्स जो थे उस टाइम में, लेटर मुगल्स थे, उनके कोर्ट में आए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो सिंपल लोग हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करने आए, वी हैव कम हेयर एज ट्रेडर्स, हम लोग सिर्फ ट्रेडर्स की तरह आए हैं, और हम लोगों को कुछ और लेना देना नहीं आपकी सोसाइटी से, आपके समाज से. तो अलाउ कर दिया उसको. तो ये लेकिन धीरे धीरे बाद में ये रूलर्स बन गए. तो इस चैप्टर में वो कहानी है. तो ये जो वीडियो है, इसमें 3-4 वीडियो बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में, 4-5 वीडियो, लंबा बड़ा चैप्टर है आपका ये जो 3-4, उसके बाद के 2 चैप्टर्स छोटे हैं, फिर उसके बाद एक चैप्टर बहुत बड़ा है. तो इसमें एक वीडियो में नहीं होगा, 4-5 वीडियो बनाना पड़ेगा. तो पहले वीडियो में मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या क्या हैं. तो ट्रेडर्स, एज ट्रेडर्स वो आए, ब्रिटिश आए और यूरोपियंस आए, नॉट ओनली ब्रिटिश, और भी लोग आए थे, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फ्रेंच आए थे, पोर्तुगीज़ आए थे, स्पेनिश आए थे, और फिर वो धीरे धीरे रूलर्स बन गए, इंडिया के पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए. कैसे उनको हिम्मत मिला, कैसे हौसला मिला, तो वो कंडीशंस हम लोग इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में. तो एक तो ये पढ़ना है कि हाउ डिड दे बिकम ट्रेडर्स, उसके बाद पढ़ेंगे हाउ डिड दे बिकम रूलर्स, फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स. तो उसमें क्या क्या इंडिया की कंडीशंस थी, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद इसमें एक चीज़ हम लोगों को डिस्कस करना है. तो एक तो ये हो गया फर्स्ट चीज़. सेकंड हमको ये डिस्कस करना है इसमें कि इंडिया के ज़मीन पे ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ाई, जो इनका जो राइवलरी है, इनके बीच में जो फाइट्स है, वॉर, वो इंडिया में भी लड़ी गई. इन दोनों की वॉर ऑफ सुप्रीमेसी जो है, उसकी भी एक कहानी है इसमें, इसको पढ़ना है. कार्नेटिक वॉर्स इसमें बोलते हैं. तो कार्नेटिक वॉर्स है, कर्नाटका जो पोर्शन है उसी को बोलते हैं साउथ पे. ये इंडिया के सॉइल पे लड़ी गई,
इंडिया की ज़मीन पे लड़ी गई, लेकिन ये लड़ाई इंडिया की नहीं थी। इंडिया का रिसोर्सेज लगा इसमें, इंडिया की ज़मीन डिस्ट्रॉय हुई, इंडिया के लोग मारे गए, लेकिन ये लड़ाई इंडिया की नहीं थी। ये लड़ाई थी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच की लड़ाई, जो उन्होंने हमारे मैदान में आके लगी। ऐसा हुआ कि आप दो भाई की लड़ाई, आप किसी पड़ोसी के घर में जाके वहाँ पे खूब लड़े और अपना सेटलमेंट किए, उसके घर को बर्बाद करके रख दिया। इट वॉज दैट काइंड ऑफ फाइट। तो कार्नेटिक वॉर्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे इनकी वॉर ऑफ सुप्रीमेसी ने इंडिया के सॉइल को बर्बाद किया, इंडिया को बर्बाद किया। तो ये वॉर्स है, 3 वॉर्स हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद है आप लोगों ने कंपनी पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा थोड़ा नाम सुना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये ट्रेडिंग कंपनी थी, कहने को ये ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन इसको सपोर्ट करता था किंग और क्वीन जो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन के जो रूलर्स थे वो इसको सपोर्ट करते थे, ताकि बदले में ये उनको बहुत सारा पैसा लूट के, वो हम लोगों ने पढ़ा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इंपीरियलिज्म कैसे आया, कैपिटलिज्म कैसे आया, और कैपिटलिज्म का मोटिव ही था प्रॉफिट मेकिंग। तो चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल मिले और उस सामान को जो है फिनिश प्रोडक्ट को एक मार्केट मिले जहाँ पे वो मनमाने दामों में बेच पाएँ। बहुत सारी पॉलिसीज़ लोगों ने अपनाई कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मेकिंग के लिए, और उसका लालच देते थे ये रूलर्स को कि उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हम आपको देंगे। तो किंग और क्वीन या जो रूलर्स होते थे उस कंट्री के, यूरोपियन कंट्रीज़ के जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, वो लोग जो है इस कंपनीज़ को पॉलिटिकली सपोर्ट करते थे। कहीं पे कोई दिक्कत होती थी, ये कंपनीज़ बाद में इतनी पावरफुल हो गई कि इनकी अपनी फ़ौज होने लगी, फ़ौज रखने लगे लोग अपने। यहाँ पे इंडिया में भी इनकी जो फ़ौज थी उसमें इंडियंस ही ज़्यादा थे। तो इंडिया को इन लोगों ने कैप्चर किया था इंडियंस की ही मदद से। कोई बहुत सारे लोगों को लेकर नहीं आए थे ब्रिटेन से, कोई 10-12 लाख फ़ौज नहीं आए थे इंडिया को कैप्चर करने के लिए। इंडिया के लोगों को ही, इंडिया के लोगों से ही इंडिया को कैप्चर करवा दिया था इन लोगों ने, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत रोल था। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे कंपनीज़ की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनीज़। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया मतलब इस साइड, ईस्ट के साइड आ रहे थे ये, इंडिया के साइड आ रहे थे। इंडिया में ऐसे ही स्पाइसेस लेने के लिए आप देखेंगे कोलंबस स्पाइसेस खोजते खोजते वहाँ तंबाकू खोजा था। तो एक्चुअली इंडिया का एक अट्रैक्शन था स्पाइसेस, मसाला वगैरह की वजह से। तो अब ये कंपनीज़ यहाँ पे आती थी ट्रेड के लिए। तो ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए फिर, लेकिन बाद में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश रह गई। तो इसमें उसकी कहानी है कि क्यों ब्रिटिश ही रह गई, फ्रेंच कहाँ चले गए। फ्रेंच का बहुत थोड़े एरिया पे कब्जा था, और फिर धीरे धीरे ओवरऑल कंट्रोल जो यूरोपियन कंट्री में रहा, हमारे जिस यूरोपियन कंट्री का इंडिया में रहा, वो था आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बहुत दिनों तक जो 1857 से पहले तक इंडिया में जो रूल रहा है वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं रहा है रूल। ये कंपनी राज बोलते हैं, कंपनी का रूल था। एक कंपनी थी जिसने एक दुकानदारी थी, बिजनेस था, जिसने समझिए कि धीरू भाई अंबानी या उस टाइप का अदानी, इसने कब्जा किया हुआ पोर्शन में, अपनी फौज रख रहा है, इस तरह का था। ऑब्वियसली इसको सपोर्ट था गवर्नमेंट का। चौथी चीज़ इसमें हमको पढ़ना है, उसके बाद जब ये सब चला, ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, गोल्डन फरमान से ये ब्रिटिश फ्रांस राइवलरी है, और धीरे धीरे ब्रिटिश हावी हो गया, ये हावी होते चले गए। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, फॉल ऑफ बंगाल आप कहते हैं, जो बैटल ऑफ पलासी है 1777। ये पलासी जो अररिया में है, ये पलासी नहीं है, बंगाल में है ये, ठीक है। और उसके बाद हुआ कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध, ये है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का आप लोग देख लीजिएगा 1764। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लड़ाई है जो कंपनी ने लड़ी। ये बंगाल बहुत ही स्ट्रांग स्टेट था, हम लोग रीजनल पावर्स में देख चुके हैं। अवध बहुत स्ट्रांग स्टेट था। इन दोनों को पहले बंगाल को हराया और फिर उसके बाद अवध को हराया। तो अवध, सिर्फ अवध नहीं हारा था, यहाँ पे इसमें मुग़ल सुल्तान भी थे, इसमें बंगाल के लोग भी थे। ये सब मिलकर यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी सबने बक्सर में, और सबको मिलकर हराया था। तो ये एक उसका कब्ज़ा जो है ऑलमोस्ट एक पोर्शन पे पहली बार पॉलिटिकल कंट्रोल इन्होंने हासिल किया था कंपनी ने। तो बैटल ऑफ बंगाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे इतने बिल्कुल उनके पास सोल्जर्स वगैरह नहीं थे, और बंगाल वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इसकी फ़ौज थी, बंगाल वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट था। तो कैसे इन लोगों ने बंगाल को कैसे जीता, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये हम लोग पढ़ेंगे, हाउ डिड दे विन बंगाल। क्योंकि ये जो कहानी है ये हिंदुस्तानियों के गाल पे एक तमाचा भी है।
कि कैसे बंगाल को जीत गया ब्रिटेन। तो ये इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, दीज टू बैटल्स जो हम लोग जानते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी पढ़ेंगे हम लोग, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक ट्रीटी हुई है और उस ट्रीटी ने फिर बाद में किस्मत बदल दी कंपनी की। तो ये एक फ्लो है, गोल्डन फरमान से लेके ये ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद नॉर्थ में, ईस्टर्न पोर्शन में कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया था। पॉलिटिकल कंट्रोल मतलब रूलिंग क्लास पे कंट्रोल हो जाना, बादशाह पे कंट्रोल हो जाना, पॉलिसी को इम्पैक्ट करने लगा। कंट्रोल से क्या होता है कि मेरा ही सामान यहाँ पे बिकेगा, दूसरी कंपनी यहाँ नहीं आ पाएगी। ऐसा पॉलिसी बना देंगे कि दूसरा कंपनी वहाँ पे ले ही नहीं पाए। बंगाल में फलाही आदमी का सामान बस बिकेगा, बंगाल में फलाही आदमी सिर्फ कंपनी लगा सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है, दूसरी कंपनी वाले नहीं लगा सकते हैं। ये होता है पॉलिटिकल कंट्रोल से फ़ायदा। जिस क्लास को हम चाहेंगे ऊपर कर देंगे, जिन लोगों को चाहेंगे नीचे कर देंगे। हमको लेबर्स चाहिए, चीप लेबर, तो लेबर्स का कितना वेजेस होगा वो हम फिक्स कर देंगे। ये पॉलिटिकल कंट्रोल का फ़ायदा है। तो इतना काम करने के बाद इसमें जो एक दो चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है हमको, कि उसके बाद पूरे देश पे ब्रिटेन का कैसे कब्जा हुआ, क्या क्या पॉलिसी अपनाई। तो ब्रिटेन के बारे में था कि ये लोग हमेशा दे ऑलवेज वेंट बाय लॉ। ये करते क्या थे, इनकी जो स्पेशलिटी थी, ये हर चीज़ के लिए कानून बनाते थे। जैसे अभी भी बनता है हमारे देश में कानून, उन्हीं से लिया गया है सब। कि ये क्या करते थे, कानून बनाते थे और लोगों को बोलते थे कि हम लोग कानून के मुताबिक चलते हैं, और कानून गलत बना देते थे। कानून ही जो होता था वो एक्सप्लॉयटेटिव होता था, लेकिन बोलते थे हर जगह कि हम कानून के हिसाब से चलते हैं, और कानून गलत बनता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश का पढ़ना। तो इतना ब्रिटिश को इस हिसाब से पढ़ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि बंगाल हो गया, बक्सर हो गया। अब आगे पूरे दुनिया, इंडिया पे बहुत बड़ी कंट्री है, कैसे कब्जा किया, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ दी हुई हैं जो हमको पढ़ना है शॉर्ट में। वो हम लोग, मैं सोच रहा हूँ पॉलिसीज़ का एक अलग वीडियो ही बना दूँ सारे पॉलिसीज़ का, कि ब्रिटेन ने अलग अलग पोर्शंस पे कैसे कब्जा किया। एक ही स्ट्रेटजी, एक ही तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने 5-6 तरीके अपनाए इंडिया पे कब्जा करने का। पहला जो तरीका था जो बंगाल में स्टार्ट हुआ, बंगाल से ही स्टार्ट किया इन्होंने, डुअल गवर्नमेंट का। ठीक है ना, लॉर्ड क्लाइव थे उस टाइम में, ये गवर्नर जनरल थे, रॉबर्ट क्लाइव भी बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने बंगाल को कैसे जीता था ये हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक तो पहला कॉन्सेप्ट लाया डुअल गवर्नमेंट का, मतलब डुअल गवर्नमेंट हो गया, कंपनी का भी गवर्नमेंट होगा और स्टेट का भी, राजा महाराजा का भी गवर्नमेंट होगा। लेकिन कई मामलों में कंपनी का जो रूल होगा, कंपनी का जो लॉ होगा, वो कंपनी का जो फरमान होगा वो राजा के फरमान पे सुपरसीड करेगा। मतलब अगर दो जगह एक चीज़ के बारे में राजा कुछ कहता है, कंपनी कुछ कहता है, तो कंपनी की बात मानी जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे डुअल गवर्नमेंट का। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आए और उन्होंने इसको डुअल गवर्नमेंट को हटा दिया और पूरा ही बंगाल पे कब्जा कर लिया। उसके बाद एक चीज़ ये लेके आए, सब्सिडियरी अलायंस। ये अलायंस बनाते थे। अलायंस मतलब होता है दोस्ती करना। यूनिट, किसी से जाके आपने किसी काम के लिए आपने एक ग्रुप बना लिया, 2-4 लोग मिल गए, तो इसको बोलते हैं अलायंस। अलाइज उसी को बोलते हैं, साथी। तो कहने को तो ये अलायंस है, कहने को अलायंस है कि ब्रिटेन एक राजा के पास जा रहा है। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी रीजनल पावर्स एट दैट टाइम, दैट वी हैव रेड इन द लास्ट चैप्टर। कहने को ये अलायंस था, जिसमें अलायंस में क्या होता है, दोनों लोग इक्वल फुटिंग पे होते हैं, जो लोग दोस्ती कर रहे होते हैं किसी इशू पे। तो उस हिसाब से देखें तो बड़ा अच्छा नाम दिया इन्होंने कि हम अलायंस बनाना चाहते हैं आगे राजाओं से, ताकि हम बिज़नेस कर पाएँ, हम उनको सपोर्ट कर पाएँ, वो हमको सपोर्ट कर पाएँ। लेकिन ये जो अलायंस था, इसका कंडीशंस पढ़ेंगे जब हम लोग, ये कंडीशन, सारा कंडीशन फेवर करता था ब्रिटिश को। ये ज़बरदस्ती का अलायंस था, तुमको अलायंस में आना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई करो। तो एक पॉलिसी इन्होंने अपनाया सब्सिडरी अलायंस का। ये आपके उस टाइम में गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली, उनके टाइम में ये हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक बनाया पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, आप पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी तक काम आएगा आपको, उसमें भी क्वेश्चंस आता है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स का पॉलिसी था। और इसमें क्या था कि कैप्चर कर लेना, कब्जा कर लेना है कुछ एरिया को।
डिक्लेयर कर देना कि अब तुम्हारा रूल ख़त्म, हमारा उसके लिए कुछ कंडीशंस बनाए इन्होंने। मतलब आपके ऊपर कोई और होगा, पैरामाउंट होता है ऊपर में कुछ और रख देना, तो आपके ऊपर में कंपनी का पावर रहेगा, कंपनी कभी भी आपको हटा सकता है। तो एक आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा रानी चेन्नम्मा, ये कहानी है, कित्तूर की महारानी थी, वहाँ पे भी इसी पॉलिसी को लगाकर इन्होंने उनके सल्तनत पे कब्ज़ा कर लिया था। एक ये पॉलिसी है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट, दिमाग बहुत लगाते थे लोग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, लॉर्ड डलहौजी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ये क्या कहता था कि जैसे आमतौर पे राजा महाराजा थे, तो राजा मर गया तो उसका बेटा बनता था, तो कई जगह होता था कि राजा को बेटा ही नहीं हो, तो राजा क्या करता था, किसी को गोद ले लेता था, अपने किसी रिश्तेदार को बना देता था। ये एक पॉलिसी लेके आया लॉर्ड डलहौजी कि अगर किसी राजा को बेटा, इसने पता किया कि 5-6 स्टेट ऐसा है जहाँ के राजा को बेटा नहीं है, तो उन लोगों ने किसी को गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो उसने बोला कि नहीं, जहाँ के राजा को बेटा नहीं होगा, वो अगर मर जाएगा तो उस जगह जो है कंपनी का ये राइट बन जाएगा, कंपनी जो है खुद टेक ओवर कर ले उस स्टेट को। एक नया फंडा निकाल दिया, आप बेटा नहीं है आपका तो आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं किसी को, हम ही उस पर कब्जा कर लेंगे। ये ऐसा लॉ बना, देखो लॉ पे चलते थे, लॉ गलत बनाते थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने रानी लक्ष्मीबाई का सुना होगा, उनका झगड़ा ब्रिटिश से क्यों हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि जब वो झांसी की रानी थी, वो वहाँ घर में बेटा नहीं था, तो जब वो राजा मर गया तो जाके ब्रिटेन ने वहाँ कब्जा कर लिया अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। तो कई स्टेट थे, 4-5 जो यहाँ पे जो राजाओं के या बादशाहों के, सुल्तानों के एरिया थे, उस पर कब्ज़ा किया इसी का बहाना बना के, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद एक ये 4 पॉलिसी इन्होंने अपनाया जिसको बोलते थे कि प्यार मोहब्बत से मारना। ठीक है, पहला था डुअल गवर्नमेंट, और इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक एक कंडीशंस पढ़ेंगे। दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, ये कहने को अलायंस है लेकिन ये फेवर में है पूरा ब्रिटिश के, ज़बरदस्ती करवाते थे अलायंस। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ, ये 4 पॉलिसी है जिसको बोलते थे कि आप किसी न किसी को इसको अडॉप्ट कीजिए। आप वो फोर्स करते थे किंग को, राजाओं को कि मान जाइए। ठीक, अगर ये नहीं माना कोई तो क्या होता था, छोड़ देते थे क्या? नहीं माना तो इनके पास लास्ट हथियार था। तो ये चारों आपको रटा हुआ होना चाहिए, 4 पॉलिसी। लास्ट हथियार इनका क्या था? वॉर। तुम सारी चीज नहीं मानोगे तो क्या होगा? आउटराइट वॉर, सब सीधा वॉर के लिए तैयार हो जाओ। प्यार से नहीं मानोगे तो आइदर दिस वे और दैट वे। ओके, तो वॉर्स में किससे किससे हुआ, तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त वॉर के बारे में पढ़ चुके हो। एंग्लो मैसूर वॉर पढ़े हो आप लोग, 4 लड़ाइयाँ हुई क्योंकि टीपू सुल्तान मान नहीं रहे थे, कोई भी अलायंस मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद ये एंग्लो अफगान वॉर हुआ, अफगान पे कब्जा करने गए। ये थोड़ा इंडिया में नहीं है लेकिन इंडिया से लगा हुआ पोर्शन था, तो वहाँ पे सिखों को इन्होंने यूज़ किया, सिखों को लेकर गए कि हम तो महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती कर लिया इन्होंने। उसके बाद लेके गए कि हम इसमें सपोर्ट किए, हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एंग्लो अफगान वॉर में अफगानिस्तान पे तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन सिखों को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। बाद में जब महाराजा रंजीत सिंह मर गए तो इन्होंने एंग्लो सिख वॉर लड़ा, 3 लड़ाइयाँ लड़ी और सिखों के एरिया पे कब्ज़ा किया। ये तो कब्ज़ा, ये अफगान पे तो कब्ज़ा कर नहीं पाए। अफगान पे कब्ज़ा आज तक किसी का हुआ नहीं है, जिसका भी होता है फिर वो लोग मार के भगा देते हैं उसको, अच्छे लोग हैं वो लोग। तो एंग्लो मैसूर हो गया, एंग्लो अफगान हो गया, बहुत लोगों के, ब्रिटिश के पता नहीं 29,000 फौज को मार के, 30,000 लोग गए थे तो सिर्फ कैप्टन को छोड़ दिया था, बाकी सबको मार दिया था इन्होंने। फिर बाद में रशिया का क्या हाल हुआ आपने देखा, अमेरिका का क्या हाल हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। तो दे आर फाइटिंग रेस। तो एंग्लो सिख वॉर लड़ा इन्होंने एंग्लो। उसके बाद मराठाओं ने दोस्ती की इनसे। मराठा का क्योंकि पावर ऐसे ही ख़त्म हो गया था बहुत पहले, जब से ही अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था, उसके बाद ही उसका जो कवर था, उसका जो एक बाल था उसका, जो कि मराठा के पास इतना फाइटिंग, पेशवा वगैरह ने जो उसका इमेज बनाया था वो सब ख़त्म हो गया था। तो ये 4 तरह की लड़ाइयाँ लड़ी बाकी लोगों से। जो लोग अलायंस को नहीं माने या कुछ दिन माना अलायंस को, बाद में झगड़ा हो गया, तो उन लोगों के साथ इन्होंने ऐसा ही किया, उन लोगों के साथ ये लड़ाई है। तो ये 4 वॉर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इसमें। एक वॉर है कार्नेटिक वॉर्स, उसको हम इसमें नहीं लेते हैं। कार्नेटिक वॉर्स था फ्रांस और ब्रिटिश की लड़ाई, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा।
तो ये 4 वॉर्स में पढ़ेंगे। तो ये 4 जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके बाद आपको था डुअल गवर्नमेंट, और उसके बाद एक था आपको सब्सिडियरी अलायंस। ये 4 पॉलिसी अपनाए जिसमें प्यार मोहब्बत से बगैर वॉर के हो जाए, जो नहीं माना तो आउटराइट वॉर्स, डायरेक्ट लड़ाई भी। उसमें से ये 4 लड़ाई है, कई के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका कंट्रोल, उसका कब्जा पूरे हिंदुस्तान पे हो गया। एक नया कैटेगरी भी निकाला था उन्होंने, उसको बोलते हैं मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस, हमको लग रहा है कि आप जो है अपने स्टेट में अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नेंस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग जो है कंपनी आपके जो आपका जो एरिया है उसको अपने कब्जे में ले लेगी, उसको ठीक से गवर्न करेगी। ये भी एक बहाना था। तो ये मिस गवर्नेंस को भी आप पॉलिसी में डाल दीजिए। ये अवध को इन्होंने ऐसे ही एनेक्स कर लिया था, तो ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब इतना जो कुछ कर रहे थे, तो आखिर इंडियन रूलर्स कैसे मानते चले जा रहे थे? इंडिया में जो रूलर्स थे, इंडिया में फाइटर्स थे, तो आखिर कैसे ये सारा अलायंस मानते चले जा रहे थे, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी मानते चले जा रहे थे, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बहुत ज़्यादा अपोज नहीं कर पाए, लड़ नहीं पाए, लड़ाइयों में भी हारे गए। तो इसके पीछे 2 तरह का रीज़न है, एक तो इंटरनल रीज़न, एक है एक्सटर्नल रीज़न। तो हम लोग उसको शॉर्ट में इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल रीजंस क्या था एक्चुअली में, क्या क्या इश्यूज था जिसके वजह से ये सारा ये इतना आराम से सब चीज़ करते चले जा रहे थे। इंटरनल रीजंस हम देखते हैं कि अंदर में क्या क्या खराबी आ गई थी जिसके वजह से एक इतने दूर से आए हुए आइलैंड के लोग, छोटा छोटा कंट्री है, इंडिया के एक स्टेट के बराबर होगा, और पूरे इंडिया पे इतना पॉलिसी लगा लगा के धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया और कब्जा कर लिया और लूट खसोट के पूरा ड्रेन कर दिया। तो पहला जो रीज़न है डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। आपको मालूम है मुग़ल ख़त्म हो गए थे, मुग़ल्स के बाद वो पावर नहीं बचा था, उनकी सल्तनत दिल्ली तक सीमित हो गई थी, रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। उसके बाद मराठा थोड़ा राइज़ किए, लेकिन मराठा जो है सबको लेके चलने की उसमें सलाहियत नहीं थी। तो अहमद शाह अब्दाली के अटैक के बाद ये ख़त्म हो गया। तो इंडिया में कोई सेंट्रली पावरफुल फिगर नहीं रहा था इतने बड़े कंट्री में। ढेर सारा जितने भी राजा महाराजा थे, इनके गवर्नर्स थे मुग़ल के, इन लोगों ने सब ने आप देखा होगा बंगाल में अपना डिक्लेयर कर दिया, वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने अपना डिक्लेयर कर दिया। ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों स्टेट इंडिया में बन गए, क्योंकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था जो ठीक से कंट्रोल कर पाए सबको। तो सब आदमी अपने मन का राजा था। पार्टी में हर आदमी चीफ मिनिस्टर था, हर आदमी प्राइम मिनिस्टर था, क्लास में हर आदमी मॉनिटर बन जाए तो क्या हाल होगा आप समझ जाइए। वही हाल हो गया था इसका। तो देयर वाज नो सेंट्रल अथॉरिटी। नंबर 2 था लैक ऑफ यूनिटी एंड कांस्टेंट राइवलरी। मतलब अब इतने सारे ग्रुप बन गए तो सब एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता था, यूनिटी नहीं थी, कभी किसी काम के लिए एक साथ नहीं आते थे ये, और राइवलरी कंटिन्यू था, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते, एक दूसरे के पीछे बुलाते थे। अब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई थी तो वहाँ पे इब्राहिम लोदी के जो राइवल्स थे उन्होंने बाबर को बुलवाया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप आ जाइए, गवर्नर्स ने, उनके खुद नेफ्यू ने बुलाया था। यहाँ पे भी यही काम करते थे, राइवलरी का फ़ायदा उठाते ब्रिटिश, कि जैसे बंगाल में अवध में झगड़ा है, अवध वाले को बोले कि चलो बंगाल को हरा देते हैं मिलके, तो अवध उसका सपोर्ट कर दिया, चलो बंगाल तो मारा जाए। उसको ये नहीं था कि बाद में ये अवध को हराने के बाद बंगाल पे भी कब्जा कर लेगा। वैसे वो सिख को लेकर चले गए अफगान, तुम हमको हेल्प कर दो, महाराजा रणजीत सिंह से दोस्ती कर ली कि हम तुम्हारे एरिया पे कब्जा नहीं करेंगे, वहाँ पे गए, अब बाद में सिखों से भी कब्जा कर लिया। तो ये एक दूसरे का लड़ाई का फ़ायदा उठाते थे, राइवलरी का फ़ायदा उठाते थे, पता कर लेते थे, इनके स्पाइज होते थे, जासूस छोड़ते थे कि कहाँ पे किसके महल में क्या चल रहा है, ये पता करने के बाद उसी हिसाब से एक्शन लेते थे। तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया कि उसके बाद वॉर्स चलता रहता था इन लोगों ने, यूनिटी नहीं था कि कौन सुप्रीम है, इंडिया के किस पोर्शन पे ज़्यादा कब्जा होगा, खुद मराठाओं ने कितना मिसमैनेज किया बाद में। उसके बाद आपका था फॉरेन इन्वेजन्स। ये जो 2 हमला था जिसके बारे में बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का, इसने पूरे वर्ल्ड पावर्स को ये दिखा दिया कि अब वहाँ पे मुगल्स नहीं बचे हैं। और मुगल्स के जाने के बाद लोग थोड़ा मराठा से डर रहे थे कुछ दिन, लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया और उसके बाद जो हाल देखा लोगों ने, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया कि अब इंडिया में कोई ताकतवर पावर नहीं बचा, इसको आराम से हम लोग कब्जा कर सकते हैं, आराम से निवाला बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया फॉरेन इन्वेजन्स। चौथा आप लिखिएगा लैक ऑफ गुड डिफेंस फोर्सेस।
ये मुग़ल ने बहुत अच्छी फ़ौज थी मुग़ल की, लेकिन मुग़ल ने कभी नेवी पे ध्यान नहीं दिया। नेवी मतलब पानी के रास्ते भी अटैक हो सकता है, पानी के रास्ते भी फ़ौज हमला कर सकती है, कभी इस पे मुग़ल्स का ध्यान नहीं रहा। मुग़ल्स का ध्यान नहीं रहा तो ये लोग तो कॉपी कैट थे बात के रीजनल पावर्स, उसी के गवर्नर थे, उसी से निकल के आए थे। इन लोगों ने भी नेवी पे ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश का आपको मालूम है कि दे हैड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड, दुनिया की। तो ब्रिटिश के नेवी बहुत पावरफुल था, पानी के साइड से, शिप के साइड से वो लोग जो हथियार लेके आते थे और उनकी जो फौज थी उसमें वो बहुत पावरफुल थी। और ये जो इंडियन रूलर्स थे इन्होंने नेवी पे कभी ध्यान नहीं दिया था। तो इसमें दो लोग हैं सिर्फ आपको, एक टीपू सुल्तान और एक मीर कासिम। ये दोनों मिलिट्रली थोड़ा स्ट्रांग थे, इसीलिए टीपू सुल्तान ने बहुत दिन तक फाइट भी दिया। इनके पास मॉडर्न वेपन्स था, ये रॉकेट्स टीपू सुल्तान बनाते थे, मिसाइल्स बनाते थे। मीर कासिम की भी फौज बहुत अच्छी थी, मॉडर्न ट्रेनिंग कराते थे ये लोग। इन दोनों को छोड़ के, इसीलिए इन दोनों ने बहुत दिन तक फाइट भी दिया। इन दोनों को छोड़कर इंडिया के किसी रूलर के पास मॉडर्न वेपन्स, अच्छे वेपन्स नहीं थे, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी, नेवी तो किसी के पास नहीं थी। तो और ब्रिटिश की नेवी दुनिया की सबसे अच्छी नेवी थी। हथियार उसके सबसे अच्छे थे क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया हुआ था, फैक्ट्री में बना रहे थे हथियार, एक से एक मॉडर्न वेपन्स बना रहे थे। तो हथियार के मामले में भी पीछे पड़ गए ये, नेवी नहीं है, वेपन्स नहीं है अच्छे। कोर्ट में यहाँ पे ग्रुपिज्म था, जैसे अब एक राजा है, एक तो राजाओं में यूनिटी नहीं है, अब राजा के दरबार में भी ग्रुप्स बने हुए थे। नॉबल्स का अलग अलग ग्रुप था, तो उसको अपने किंगडम से मतलब नहीं था नॉबल्स को। नॉबल्स मतलब अपने मदरलैंड का भी सौदा कर देते थे, उनको बस अपने ग्रुप का सुप्रीमेसी चाहिए था। तो फैक्शनलिज्म एंड ग्रुपिज्म अमंग द नॉबल्स इन वन किंगडम, एक ही किंगडम का जो अलग अलग नॉबल्स था, ग्रुप था, ईरानी, तुरानी, अफगानी, ये जो अलग अलग ग्रुप थे, राजपूत, मराठाज में फिर ढेर सारा ग्रुप था। सब अपना अपना ग्रुप बना के रहते थे कास्ट वाइज सिस्टम करके, और एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे, एक ही महल में, एक ही राजा में। इनका जासूस आता था, पता कर लेता था एक दूसरे को। आप बंगाल में क्या हुआ था, बंगाली कहानी यही है। बंगाल का जो लास्ट में लड़ाई हुई, तो लड़ाई में उसका जो जनरल था, जो लीड करता था, वही नहीं आया लड़ाई में। आप बोलिए ना कि क्रिकेट का मैच इंडिया पाकिस्तान का खूब हंगामा है और मालूम है कि इंडिया जीतेगी, बहुत पावरफुल, और इंडिया के कैप्टन ही नहीं गया। तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ, लो आपको हंसी भी आएगी कैसा, कितना ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये घुस गए थे ब्रिटिश अंदर में। तो ये काम, जो एक तो ढेर सारा स्टेट है और जो स्टेट है उसमें भी ढेर सारा ग्रुप है, इसका फ़ायदा उठाते थे इतना आसान, इसीलिए इतना आसानी से इन लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। तो ये कुछ सिचुएशंस थे जिसके वजह से, इंटरनल रीजंस थे जिसके वजह से वो जो पॉलिसी है, 4 पॉलिसी प्लस आउटराइट वॉर्स, वो करके ब्रिटिश धीरे 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 पूरे इंडिया पे कब्जा हो गया इनका। एंड फ्रॉम ट्रेडर्स दे बिकेम रूलर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हो, मैंने नोट्स भी दिया था, उसके बाद वीडियो बनाया था। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ था, बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस हुआ था। तो गुड्स प्रोड्यूस हुआ था तो क्या चाहिए था, मार्केट, और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए था रॉ मटेरियल्स। तो ऐसी जगह का रुख कर रहे थे लोग जहाँ पे चीप रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो, नेचुरल रिसोर्स खूब सारा अवेलेबल हो। तो दुनिया में नेचुरल रिसोर्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल था एशिया और अफ्रीका। तो नेचुरली सारे जो यूरोपियन कंपनीज थे वो एशिया और अफ्रीका का रुख कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, इसीलिए इस एरिया में आने कब्जा करने लगे। जब गुड्स बहुत ज़्यादा हुआ तो मार्केट भी चाहिए था, तो एशिया और अफ्रीका में आबादी भी सबसे ज़्यादा है तो बड़ा मार्केट भी है, तो यहाँ आने का दोनों फ़ायदा था, रॉ मटेरियल भी मिल रहा था और फिनिश्ड गुड्स को बेच भी पा रहे थे। प्लस इन सब एरिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी वगैरह बचा नहीं था जो इनको रोक पाए। इधर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया नहीं था, यहाँ फैक्ट्री नहीं थी, सब ये लोग लेकर आ रहे थे। तो एक तो ये फ़ायदा था। दूसरा, उसके बाद सिस्टम आ गया कैपिटलिज्म का, कि जो भी काम हमको करना है प्रॉफिट मेकिंग के लिए करना है, तो प्रॉफिट यहाँ पे खूब हो रहा था। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए इन लोगों को क्या था, पॉलिटिकल कंट्रोल चाहिए था। विदाउट पॉलिटिकल कंट्रोल प्रॉफिट नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी एक ही जगह कॉम्पीट कर रही थी। तो कंपनी चाहती थी एक पर्टिकुलर एरिया पे सिर्फ मेरी मोनोपोली चले, मेरा ही कब्जा हो, तो उसके लिए पॉलिटिकल कंट्रोल। पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए क्या आ गया, इंपेरियलिज्म आ गया। तो ये तो इंटरनेशनल फैक्टर है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ और इंपेरियलिज्म तक खत्म हुआ, जहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया, जो हम लोग काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। उस वीडियो में आप देखिएगा तो पूरा फ्लो आपको दिखेगा। ये एक फैक्टर था, मार्केट, रॉ मटेरियल्स। इंडिया एशिया वगैरह क्यों आए लोग, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी खूब सारा है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आ गए लोग। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसने
आप इसमें 3 कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज, गुड्स, फिनिश्ड गुड्स के लिए मार्केट, रॉ मटेरियल। 3 फैक्टर आपको यहाँ पे निकल आया जो एक्सटर्नल फैक्टर है। अफ्रीका ही और एशिया ही क्यों? तो ये इसलिए कि यहाँ पे क्या क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है और पॉपुलेशन है। 2 चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारा है यहाँ पे, चीप, पॉपुलेशन बहुत है तो लेबर भी मिलेगा और मार्केट भी मिलेगा। तो ये वो पॉलिसीज़ थी और उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है इन सब ने हेल्प किया और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना और ब्रिटिश बिकेम रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। जिस ब्रिटिश को जहांगीर के या औरंगजेब के दरबार में उन्होंने लिटवा कर नाक रगड़वा दिया था अपने दरबार में, वो यहाँ पर धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज से और इंडिया के रूलर्स की गलती की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, उसके डिसयूनिटी की वजह से, यूनिटी नहीं थी, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे, ग्रुपिज़म, फैक्शनिज़म, और जो ध्यान देना था हथियार पे, फौज पे, डिफेंस पे, वो नहीं दिए, जिसके वजह से ये ब्रिटेन का पूरा कब्जा हो गया। अब हम लोग आगे जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिसीज़ को देखेंगे कि किस पॉलिसी को कौन से गवर्नर ने, आपने सुना होगा लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, ये 4-5 बहुत सारे गवर्नर जनरल से इंडिया में, जो कंपनी की तरफ से यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता था, तो उन्होंने अपने अपने रिजीम में क्या क्या किया वो हम लोग पढ़ेंगे। कार्नेटिक वॉर्स पढ़ेंगे, इसके बाद कार्नेटिक वॉर्स का बना देंगे, उसके बाद पॉलिसीज़ का बना देंगे। तो 4 वीडियो में आपका मेरे ख्याल से 3 या 4 वीडियो में दिस होल चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड आई विल शेयर द क्वेश्चंस ऑफ दिस particular topic with you in the evening.